ओके, सो ये एक्सेल शीट दिख रही है मेरी? जी हाँ हाँ सर। सर, विजिबल है। ओके, ये सर दिख रही है सर। सो ये मेरा सेटअप था। इस पे अभी दोबारा आएंगे लौट के, वो प्रेजेंटेशन में खत्म कर लेता हूँ पहले। इसमें सिर्फ एक पॉइंट मेरा और था इसमें। हम जब डिसीजंस हम लेते हैं तब हमारे पास में जो डेटा हमारे सामने होता है, हम उसी को ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए मैंने ये पॉइंट इसमें रखा है। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में और मैनेजमेंट में एक सर्वायर बाइस एक टर्म है। इसके पीछे की 1 सेकंड की कहानी है। ये स्क्रीन अब प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? यस सर, विजिबल है। जी सर, सर्वाइवर ये सर बायस। दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, इसके पीछे का बेसिस में थोड़ा बता देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तब ब्रिटेन से जहाज जर्मनी में बॉम्बिंग के लिए आया करते थे। उसमें से नियरली आधे ही वापस लौट के जा पाते थे। जर्मन्स की गोलाबारी से नियरली आधे गिर जाया करते थे। तो जो जहाज वापस आते थे, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, आर्मी ने ये सोचा कि उनमें जिन जगहों पे गोलियां लगती हैं, अगर उन जगहों को हम मजबूत कर दें तो हमारे प्लेन लौट के आने की हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। वही इस डायग्राम में दिखाया गया है इसमें कि जहां पे ये गोलियां लगी हैं इन जगहों को वो मजबूत करने की बात सोच रहे थे। उस टाइम में एक जूइश मैथमेटिशियन था, उसने उनसे कहा कि आप ये गलत सोच रहे हैं। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों गलत सोच रहे हैं भाई? उसने कहा कि आप वो जहाज देख रहे हैं जो आपके पास लौट के आए हैं। इसका मतलब ये है कि इन जहाजों में जब इस जगह पे गोली लगती है तो जहाज लौट के आ जाता है। जिन जगहों पे इस जहाज में गोली नहीं लगी है, जब जहाज में उस जगह पे गोली लगती है तो वो डूब जाता है, वो या गिर जाता है वो। दैट मीन्स कि आपको उन जगहों को मजबूत करना है जहां पे गोली नहीं लगी है। और इसको ब्रिटिश एयरफोर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने उन जगहों को स्ट्रेंथन किया था जहां पे गोली नहीं लगी थी, और फिर उन्होंने देखा कि उन जहाजों के लौट के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सो दिस इज समथिंग कि हमको जो चीज सामने दिखती है, जो चीज ऑप्टिमिस्टिक होती है, उस पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जो चीज हमको सामने दिखती नहीं है उस पर कई बार ध्यान नहीं जाता है। उस ये हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है। हमको अक्सर अपनी जो विन्स हैं वो तो याद रहते हैं, जो लॉसेस है वो हम भूल जाते हैं। सो ये मैंने सिर्फ इस वजह से यहाँ पे डाला था ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट मूड वेरी इंडिकेटर। इंटरेस्टिंग। ये मेरी अपनी इजाद है ये। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। दिस वाज नॉट समथिंग जो मैंने कहीं पढ़ा या देखा, थोड़ा बहुत मैंने देखा था लेकिन सॉरी, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक्सेल की एक्सेल फाइल शीट है। दिख रही है। ये हाँ सर दिख रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये दिस इज व्हाट आई कॉल एज मार्केट मूड इंडिकेटर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, वो एक्सेल मेरा हैंग हो रहा है।
इसमें क्या है, इसमें डेली की एक शीट है। इस शीट में जैसे ये पहला पॉइंट है, निफ्टी जो था ये 23,264 पे था। उसके एक दिन पहले ये 22,259 पे था। मतलब ये 5 पॉइंट खाली चेंज हुआ। ये चेंज का मैंने परसेंटेज निकाल दिया। आगे मैंने ये इसमें कंडीशन डाल दी कि अगर निफ्टी 1% से ज्यादा गिरता है तो मैं उसको नेगेटिव मानूंगा, अगर 1% से ज्यादा ऊपर उठता है तो उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, इन दोनों के बीच में है तो स्टैटिक मानूंगा मैं उसको। इस डेटा पॉइंट के लिए अगर अगर स्टैटिक आ गया तो मैं इसको न्यूट्रल मानता हूं मैं इसको। अब मैं गया, ये तो मेरा निफ्टी का हो गया। अब मैं गया ऑप्शन ऑप्शन चेन पे, उस वीक की। इस वीक की जो ऑप्शन चेन है उस पे जो मेरा मैक्सिमम कॉल का रेजिस्टेंस था वो 24,000 था। उसके एक दिन पहले भी 24 ही था। अगर इसमें कोई चेंज नहीं है, ये यहाँ पे ये कंडीशन आ गई इसमें फिर कि ये अगर मेरा मैक्सिमम इंटरेस्ट कॉल का रेजिस्टेंस अगर नीचे आ गया तो दैट मीन्स कि बेयरिश सेंटिमेंट है, कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एटीएम के पास में आ रहे हैं, तो वो न्यूट्रल में बदल जाएगा। ऐसे ही ये मेरे 52 डेटा पॉइंट्स हैं संदीप इसमें। सर, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी सर, ये मैक्सिमम कॉल रेजिडेंस जो आपने निकाला है, ये ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निकाला है? जी, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे है। ओ ओआई किस दिन हाईएस्ट है उस दिन का, कौन सी स्ट्राइक का? वीकली, नेक्स्ट वीक की। ओके। ये वीकली ठीक में सर। लेके इस वजह से चलता हूँ। पहले मैंने इसको मंथली और क्वार्टरली भी मैंने इसको लेना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैंने कुछ महीनों के बाद ये देखा कि जितना मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होता है वो मेरा नेक्स्ट वीक की, करंट वीक की स्ट्राइक पे ही होता है वो। उसके राइट सर, बाद की राइट। जो स्ट्राइक्स होती हैं उसमें ज्यादातर जो होता है वो बहुत ही कम रहता है, तो वो रेलिवेंट नहीं होता है। रेलिवेंट डेटा जो रहता है वो मेरे को जो करंट वीक की ऑप्शन चेन का ही रहता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जो है ये मेरे ऑप्शन चेन से आते हैं। ये पीसीआर हो गया, ये पीसीआर का चेंज हो गया। ये इंडिया विक्स हो गया, ये इंडिया विक्स का चेंज हो गया। ये फिर मैक्स पेन है, और मैक्स पेन का रेंज, ये अभी मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है इसको, क्योंकि ये डेटा मैंने पिछले 2 साल का चेक किया है तो उसमें ये डेटा पॉइंट मेरे को बहुत रेलिवेंट नहीं लगा। इसके बाद ये टेक्निकल आते हैं फिर। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज। फिर ये एमएसीडी है, एमएसीडी एंड एमएसीडी चेंज, आरएसआई एंड आरएसआई चेंज। फिर ये शॉर्ट टर्म क्रॉस ओवर्स हैं कि 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के ऊपर है या नीचे है, 50 दिन का मूविंग एवरेज 100 के ऊपर है या नीचे है, 100 दिन का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है या नीचे है। ये टेक्निकल इंडिकेटर। हाँ जी, सॉरी, अच्छा, ओके। इसके बाद में ये फिर जो मेरा निफ्टी का डेटा है कि वॉल्यूम परसेंटेज मेरा कितना था, डिलीवरी परसेंटेज क्या था। इसके बाद मेरी एफआईआई की डेरिवेटिव पोजीशंस आती हैं। स्टॉक में पोजीशंस क्या थी उनकी, फ्यूचर्स में क्या थी, एनपीएच क्या था, एनपीएच चेंज क्या था। एनपीएच से सब लोग फैमिलियर हैं या एक्सप्लेन करूं मैं इसको, क्योंकि ये मैंने मनोज सराहन की वेबसाइट पे देखा और कहीं मैंने देखा नहीं इसको। इसके नहीं सर, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या सबको नहीं पता है ये क्या है? मुझे नहीं पता सर ये क्या है। अच्छा, ओके। उसका तो मैं उसका ना एक बार एक्सप्लेन कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा। सर। हेलो। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं फाइल के साथ ही मैं एक्सप्लेन
करता हूँ, ये जिस फाइल से आता है उस फाइल को खोल के ही करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी सर, एक्सेल दिख रही है। यस सर, दिख रही है। ओके। हाँ दिख रही है। ये स्टॉक ऑप्शंस का डेरिवेटिव्स का डेटा है, जो FII का भी है, प्रो का भी है और सबका है। NPH का कंसेप्ट ये है कि जो ऑप्शन में, जैसे हमने पीछे देखा था कि ऑप्शंस में बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है, लेकिन देयर इज अ रीजन कि हम सेलर्स को ही ज्यादा हम तवज्जो देते हैं, बायर्स को नहीं देते हैं हम। ये स्पेकुलेटर्स के लिए ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पोर्टफोलियो बहुत बड़े होते हैं वो उन पोर्टफोलियो की हेजिंग करते हैं। वो हम, मेरा तो पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है कि मैं हेजिंग करूँ, लेकिन मान लो कोई 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठा है। जो FII जो है वो इस टाइम में अंदाजन उनके 30 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो हैं उनके। अब इनके पोर्टफोलियो में अगर 5% का ड्रॉप भी आता है तो इन लोगों को MTM लॉसेस इन लोगों के सिस्टम्स में रहते हैं। जो हर एक ट्रेडर जो होता है उसको MTM लॉस एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। तो उसके पोर्टफोलियो में अगर MTM लॉस बड़ा हो गया तो पोजीशन काट दी जाएगी उसकी। इसलिए ये लोग ऑप्शंस खरीद के रखते हैं, मेनली पुट्स को। तो FIs के केस में जो उनकी पुट्स की जो लॉन्ग होती है और कॉल की भी जो लॉन्ग होती है, दोनों ही उनकी बाइंग पोजीशन जो होती है वो बेसिकली उनकी हेजिंग के लिए होती हैं। कुछ पोजीशन उनकी जो होती हैं ये आपके स्पेकुलेशन के लिए भी होती हैं। तो NPH थ्योरी जो है वो ये मानती है कि FIIs के केस में या DIIs के केस में भी जो ऑप्शन की बाइंग है उसका 80% हेजिंग के लिए है और 20% स्पेकुलेशन के लिए है। ये 80-20 के पीछे कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, ये मनोज सराहन का आइडिया मेरे को पसंद आया था, उसी को मैंने भी अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन लॉजिकल ये है कि FIs या जो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये अपनी हेजिंग रखते हैं अच्छी खासी। तभी आप देखो कि NPH जो है वो ये NPH की शीट है ये संदीप सर, आपने क्या बोला? 80% जो होती है वो मेरी हेजिंग के लिए होती है। हाँ जी, हाँ जी। 20% मेरी स्पेकुलेशन के लिए है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, दिस इज जस्ट जो मनोज सराहन का एक्सपीरियंस था और बाकी लोगों से भी जो मैंने बात करी है उनका भी यही कहना है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्शंस में जो बाइंग करते हैं वो ज्यादातर उनकी हेजिंग के लिए होती है, स्पेकुलेशन के लिए नहीं होती है। स्पेकुलेशन के लिए वो शॉर्ट सी करते हैं। तो ये यहाँ पे राइट सर, मैंने संदीप जी। ये लिया है कि जहां पे भी मेरे लॉन्ग्स हैं आपके, वो मेरे जो हैं वो जो लॉन्ग्स हैं वो मेरे इस हेजिंग के लिए हैं, और मतलब उसका 80% हेजिंग के लिए है, बाकी मेरा स्पेकुलेशन के लिए है। तो NPH जो है उसी को इम्पैक्ट करता है, मतलब उसी का कैलकुलेट करके उनकी नेट पोजीशन निकाल देता है कि वो लॉन्ग है या शॉर्ट है वो। क्योंकि इसके बिना अगर आप FI की पोजीशन आप देखो तो उनके लॉन्ग्स बहुत दिखते हैं उनके, स्पेशली पुट्स में लॉन्ग तो बहुत दिखते हैं उनके।
वो पुट्स में लॉन्ग उनके बेसिकली इस वजह से देखते हैं कि पोर्टफोलियो हैज रहते हैं उनके, तो उनकी अगर स्पेकुलेशन की देखनी है तो वो निकालनी ही पड़ेगी उनकी जो है। एनपीएच का ये बेसिस है। जस्ट गिव मी वन सेकंड। सो यहाँ पे किसी का भी सवाल है क्या? संदीप जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी। जैसे आपने बोला एफआईआईस के पोर्टफोलियोज जो होते हैं दे आर इनटू थाउजेंड्स, लैक्स नॉट ऑफ ओनली थाउजेंड, करोड़। थाउजेंड करोड़। लैक्स सर, लैक्स। सो हाँ जी सर, उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा होता है तो उसको हेज करने के लिए दे विल गो फॉर पुट ओनली। जी। तो ये एनपीए जो है मेरा सिर्फ पुट्स के केस में एप्लीकेबल है, ये कॉल्स के केसेस नहीं, में भी दोनों में एप्लीकेबल है। है? जो लॉन्ग्स को भी करते हैं वो, सॉरी, कॉल को भी लॉन्ग करते हैं वो। नो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो क्यों करते होंगे, लेकिन सी इसके पीछे, जैसे मैंने कहा कि इसके पीछे कोई ऐसा लिटरेचर नहीं मिलता है, लेकिन लॉजिक वही है कि जो इनके लॉन्ग्स हैं वो इनके बेसिकली उसके लिए होते हैं, मतलब हेजिंग के लिए होते हैं इनके। मतलब ये अगर किसी को चेंज करना तो चेंज भी कर सकता, मैं वही यूज कर रहा हूँ जो मनोज यूज करता है, मैंने चेंज नहीं किया है कुड बी पॉसिबल, जैसे उनकी कुछ डेरिवेटिव में शॉर्ट्स बनी हुई हैं तो उसको हेज करने के लिए उन्होंने कॉल्स लॉन्ग करी हुई हैं। हाँ हाँ, तो वो स्पेकुलेशन हो गया फिर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उन्होंने जो लॉन्ग्स हैं वो लॉन्ग्स दो तरह के हो गए उनके। एक लॉन्ग तो वो है जो अपनी कैश पोजीशन के अगेंस्ट में उन्होंने लॉन्ग किया है। दूसरा हो गया जो उन्होंने अपनी जो डेरिवेटिव्स में जो उन्होंने स्पेकुलेटिव पोजीशन बनाई हुई है उसको लॉन्ग किया है। सो दिस इज व्हाट एनपीएच डज, कि वो उनकी जो टोटल डेरिवेटिव पोजीशंस है उसमें से हेजिंग को निकाल देता है वो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनपीएच, नेट पोजीशन आफ्टर हेजिंग। सो ये अगर इंडेक्स में उनकी नेगेटिव जाने लगती, जैसे अब इस टाइम पे आप देखो इंडेक्स में दे हैव बीन नेगेटिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। आप ये देखो, ये साल के शुरू से ही ये नेगेटिव है। ये जनवरी में कुछ दिन ये पॉजिटिव आए थे, उसके बाद से ये नेगेटिव है। सो ये अगर मनोज की आपने पीछे भी सुनी होगी, सो ही वाज ऑफ आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि इधर कुछ टाइम से एफआईआईस का जो दबदबा मार्केट में रहता था वो दबदबा अब है नहीं। क्योंकि आप अगर कैश में आप देखो तो जनवरी से एफआईआईस ने ये बेचा है। जस्ट गिव मी वन सेकंड ना, मेरे पास डेटा सारा वो मिल जाएगा। 2024 में 1,32,000 करोड़ रुपए बेच चुके हैं वो कैश से। इसके बाद भी मार्केट 22,000 से, सॉरी 21,000 समथिंग से नियरली 22,500 पे चला गया है। दिस इज द पावर ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर जो इनके कैलकुलेशंस को बिगाड़ रहा है। बट इवन देन बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज पोर्टफोलियोज, तो ये इफेक्टिव है, मतलब अभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसका जो। So should I get back to market mood now? यस सर, यस सर। ये मार्केट मूड वाली शीट दिख रही है, अभी पिछली वाली दिख रही है? अभी तो सर ये एक्सेल इंस्टीट्यूशनल NPH डेरिवेटिव्स वाली वाली दिख रही दिख रही है। इंस्टीट्यूशनल डेरिवेटिव वाली दिख रही है हाँ, सर। अब हाँ अभी आ मार्केट गई मूड। मार्केट में। ओके। सो ये सारे हर इसका जो हर ये 57 डेटा पॉइंट्स हैं। इन 57 डेटा पॉइंट्स की हर एक की 3 पोजीशन होती हैं, या तो स्टैटिक है या न्यूट्रल है या बियरिश है। अगर बुलिश है तो उसका 1 पॉइंट है, अगर बियरिश है तो -1 पॉइंट है, अगर न्यूट्रल है तो 0 पॉइंट है।
तो ये 57 में से मेरे को इस दिन के 16 पॉइंट मिल गए मेरे। अब ये मैंने वो निकाल रखा है कि ये दैट मीन्स कि ये एक ऑसिलेटर बन गया जो +57 से -57 के बीच में चलता है। इसकी मैंने रेंजेस बना लिए हैं कि ये बुलिश है, बियरिश है, क्या है। तो ये डेली का मेरे को एक वो मिल जाता है कि आज की तारीख में मार्केट का, बेटा छोड़ दो इसको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। वो एक पपी है मेरा, वो इसका लैपटॉप का तार खींच खींच रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। हेलो हाँ हेलो, सर, सर कंटिन्यू करें। हाँ सर, अब हाँ आवाज आ कंटिन्यू रही है। करें सर। ओके। सो ये मैं डेली का निकालता हूँ, डेली का निकाल के ये तो जो मेरे को मिलता है दिस इज जस्ट जो डेली का सेंटिमेंट मेरे को पता चल गया। नाउ ये इन इटसेल्फ बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें देखा कि ये देखिए इसमें डेली बेसिस पे चेंजेस काफी आते हैं। +18 है, -9 है, 13 है, 11 है, 24 है, 13 है, 16 है। इन चेंजेस को स्मूदन आउट करने के लिए ये मैंने पहले 2 साल का डेटा मैंने निकाला, 2 साल की डेली ऐसे ही मैंने बनाई। इसके बाद मैंने इसका एक MACD फॉर्म कर दिया। मैंने इसका MACD इंडिकेटर जो होता है वो मैं अभी दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेक। थोड़ी देर में काम वैसा ही वही तो पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है, हल्का वो हाँ तो ऊपर है। वैसे सही बात है। ऐसे ही अपने आप ही कम हो गया है, पूरी तरह का हल्का हुआ है, आज थोड़ा बढ़ गया है। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, एक्सेल। ओके। जो डेली मार्केट सेंटिमेंट के वहां पे जो वैल्यू निकल के आती है वो मैंने डाली है यहाँ पे। ये है पिछले 2022 से, मतलब 2 साल का डेटा है मेरे पास। इससे मैंने एवरेजेस निकाल के एक MACD इंडिकेटर मैंने एक बना लिया, उसको यहाँ ग्राफ में प्लॉट कर दिया मैंने। जी ये ग्राफ दिख रहा है आपको ये। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ जब मार्केट टॉप बनाने पे आता है तो ये यहाँ से राउंड ऑफ ये हो, ऊपर से ये नीचे घूम जाता है। जब मार्केट नीचे से ऊपर घूमने वाला होता है तो ये पहले घूम घूम जाता है। ये जैसे ये यहाँ पे 27 तारीख को इसने ये दिखा दिया था कि मार्केट यहाँ से साइडवेज या ऊपर जा सकता है। तो वही ये यहाँ से ये साइडवेज था, ये थोड़ा नीचे आया तो ये यहाँ पे इसने दिखाया है कि ये नीचे आ गया। ये अब ये जो नीचे आया है ये इस नीचे को ये यहाँ से इसने दिखा दिया था कि नीचे आने वाला है। ये यहाँ पे आके जब ये घूम गया, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है। ये मैं यहाँ पे घूम गया तो उस दिन मैं श्योर था कि मार्केट अब बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला नहीं है। सो इट वॉज दिस डे, दिस वन। ये डेटा मैं पिछले 3 साल का, या मैं अगर डेज यहाँ पे डालता हूँ तो ये दिख जाता है। अब आप देखिए जो ये जो मार्केट के जो टॉप्स जो बन रहे हैं ये निफ्टी है ऊपर, ये नीचे ही है। इसको मैं 2 साल में मैं इसको बैक टेस्ट करके मैं देख चुका हूँ। मार्केट जब मूव लेने वाला होता है, मतलब जब वो अपना ट्रेंड चेंज करता है तो यहाँ पे ये दिख जाता है। जैसे अब देखिए ये जिस दिन मार्केट गिरा था, अभी 4 तारीख जो थी,
ये 4 तारीख है मेरे ख्याल से, दिस वन। इस दिन मार्केट नीचे था, लेकिन उसके बाद से ये अब अपवर्ड टू साइडवेज ही दिखा रहा है ये। सो दैट मीन्स कि आने वाले कुछ दिनों में, मतलब आने वाले 4-5 दिनों में अभी मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई फाइंड इंटरेस्टिंग। ये इस तरह से एक इंडिकेटर, ना एक ये अब एक खाली वो देता है, क्या बोलते हैं, इंडिकेशन देता है। मतलब इट्स नॉट दैट कि इसने आज बोल दिया कि अब ये कल तक का है। अभी आज के लिए दिखा रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्लू लाइन देखिए ये एकदम से ये भाग गई ऊपर। अब आज मार्केट में एक से थोड़ा सा ही ऊपर गया है, लेकिन ये कल दिखा दिया था, ये था इसमें कि कम से कम नीचे जाने वाला तो नहीं है ये। सो तभी मैंने परसों अपनी पोजीशन जो थी, वो जो पुट वाली थी, वो परसों काट दी थी मैंने, कि कॉल पुट दोनों काट के, बिकॉज वो फ्लक्चुएशन काफी होने वाले हैं। सो दिस वाज समथिंग जो मेरी शेयरिंग थी। अब इस पे कोई सवाल हो या कोई और कोई वो हो तो हम बात कर सकते हैं। अमेजिंग वर्क सर, अब बहुत आपने डेटा कलेक्ट और क्रंचिंग करी है, अमेजिंग। वो जो मेरे काम करने में जो मेरी चीजें यूज करता हूँ, वही मैंने यहाँ भी यूज कर ली है। सो मैं ये प्रेजेंटेशन को और ये जो ऑप्शन वाली जो फाइल है, इसको मैं ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, तो अगर किसी के यूज की होगी तो वहां से उसको पिक कर सकते हैं। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपने जो मार्केट मूड को एनालाइज करने के लिए डीएमए यूज करी हुई है जी 20, 50, 100, वो आपने सिंपल मूविंग ले रखी है या एक्सपोनेंशियल ले रखी है या क्या ले रखी है? नहीं, सिंपल है वो। मैंने एक्सपोनेंशियल नहीं मैंने यूज किया है। उसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि हम जब एक मूविंग एवरेज की हम जब एक बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम हिस्टोरिकल डेटा को एम्फसाइज करना चाहते हैं। अगर मैं उसको एक्सपोनेंशियल कर दूं, अब एक्सपोनेंशियल क्या करता है? एक्सपोनेंशियल ये करता है कि जो करंट डेटा पॉइंट्स हैं उनको वेटेज ज्यादा देगा, पीछे के डेटा पॉइंट्स को वेटेज कम देगा वो। तो वो तो मेरा राइट सर। एम ही नहीं है, क्योंकि मैं हिस्टोरिकली देखना चाहता हूँ। सो इस वजह से राइट सर। मैं सिंपल मूविंग एवरेज को ही यूज करता हूँ। तो सर अगर मैं मतलब आई मीन जस्ट मेरी तरफ से एक थॉट प्रोसेस है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग यू, बट जस्ट अ थॉट प्रोसेस कि हम वॉल्यूम वेटेड नहीं ले सकते इसके लिए? वोंट यू थिंक दैट विल बी अ बेटर इंडिकेटर? वॉल्यूम क्योंकि जिस वेटेड दिन वॉल्यूम एवरेज कम है। जो है, नहीं, आई अंडरस्टूड दिस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो है वो आपका इंट्राडे में और इंट्राडे का होता है, में ज्यादा इफेक्टिव है। लॉन्ग टर्म इंट्राडे में ज्यादा में, इफेक्टिव होता है जी सर। लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट वेरी श्योर कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज कितना, बिकॉज व्हाट डज इट शो? वेब शोज कि किस लेवल पे आपका वॉल्यूम कितना था, मतलब कहाँ पे कितना था। अब वो डेली बेसिस पे, मतलब इंट्रा डे में तो एक नंबर ऑफ पर्सन फिक्स्ड हैं, लेकिन मैं अगर 1 साल 2 साल या 3 साल का डेटा मैं अगर देख रहा हूँ, उसमें आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा, मतलब एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है, जो उसमें, मतलब मैंने उसमें यही पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म उसमें जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज है वो बहुत ज्यादा। और दूसरा, मैं वीवर यूज करके मैंने देखा है, तो वो जो 20 डे मूविंग एवरेज है उससे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है वो, उसके आसपास ही चलता है। राइट सर। एनीवन एल्स? संदीप जी नमस्ते, गणेश भट्ट बोल रहा हूँ। नमस्ते हाँ भट्ट साहब, कैसे हैं? बढ़िया सर। जी सर ये जो आपका जो ये एक्सेल शीट वगैरह है वो एट द एंड ऑफ द डे अपडेट हो जाता है, एंड कल का एक्शन अकॉर्डिंगली आप लेंगे, या आपका पोजीशन आप कभी बनाते हो सर? वीकली पोजीशन जब बनाना है तो जी आप शायद ग्रुप में चैट किया था कि आप मंडे को बनाते हैं वो,
हाँ, वो मैंने एक्चुअली में कई कॉम्बिनेशंस मैंने ट्राई किए। मैंने पहले जब ऑप्शन का मैंने शुरू किया था, जब तक मनोज सराहन जी से मुलाकात नहीं हुई, खैर मुलाकात तो आज भी नहीं हुई है, मतलब जब तक उनका डेटा मेरे हाथ में नहीं आया था, तो एक पी के सुंदर करके एक है, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पीके उसके और सुंदर का एक दो पीआर मैंने और देखे थे, वो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के बड़े मुरीद हैं वो। तो उनकी पीआर सुंदर देखी हमने भी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में डाला, दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। उसके बाद नहीं फिर सर, वो एक्चुअली उस सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद फिर मेरी समझ में ये आया, जब ऑप्शंस की थ्योरी मैंने फिर रिवाइज करी, क्योंकि ऑप्शंस जो मैंने कोर्स में पढ़े थे वो तो 20 साल पहले पढ़े थे मैंने, इधर तो पढ़े नहीं थे। तो इधर जब आए थोड़ा पैसा डूब गया, तो लास्ट ईयर सारी किताबें भी निकाली थी मैंने ऑप्शंस की। सो उसमें फिर मेरी समझ में उसमें यही आया कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस आपके हेजिंग के लिए तो अच्छे हैं, इनफैक्ट वो बने ही उसके लिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑप्शंस आपके स्पेकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं है। वो आपका शॉर्ट टर्म में ही आपके बेस्ट रहते हैं। उसमें भी वीकली मेरे को बेटर लगता है वो वीकली बेटर मेरे को इस वजह से लगता है कि जैसे मैंने वो दिखाया, जैसे मैंने वो दिखाया कि मैं वीकली कॉन्डोर जो मैं बनाता हूँ अपना, वो मैं मंडे को मैं बनाता हूँ। उसके पीछे मेरा रीजन ये है कि मैं अगर थर्सडे या फ्राइडे को मैं बनाता हूँ तो 2 दिन मार्केट बंद रहता है, सैटरडे और संडे को। अभी 2 दिन जो मार्केट बंद रहता है, इसमें मार्केट तो बंद रहता है लेकिन दुनिया तो बंद नहीं रहती, उसमें तो न्यूज चलती है। तो 2 दिन की न्यूज जब मार्केट मंडे को फैक्टर इन करता है, तो मंडे को फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा आते हैं। इसका एक आप इससे भी आप देख लो कि विक्स जो है वो हरदम मंडे को राइज करता है, वो तो पूरे हफ्ते भर नीचे रहेगा लेकिन मंडे को मार्जिनली ऊपर आता है वो। दैट इज बेसिकली कि जो ऑपरेटर्स हैं वो, जो उनके बिड और आस्क के प्रीमियम का जो डिफरेंस है, वो वीकेंड पे पड़ जाता है जो मंडे को दिखता है। सो आई ऑलवेज स्टार्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, और वो भी 10-11 बजे के बाद जब थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज कर जाता है। एंड आई क्लोज द पोजिशंस बाय थर्सडे और फ्राइडे, मोस्टली बाय थर्सडे। थर्सडे को मैं ज़्यादा आगे नहीं लेके जाता हूँ, फ्राइडे अगर बहुत मजबूरी होती है तो। सो दिस आई हैव फाउंड आउट टू बी द बेस्ट थिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ सर, अभी आप मंडे को, अब जब आपने पोजीशन अपनी खड़ा कर दी और जब जी आपको उसमें चेंजेस करना है, तो आप टेक्निकल बेसिस पे जाएंगे या आपके डेटा क्रंचिंग के हिसाब से जाएंगे? हाँ, उस पे मैं आ रहा हूँ। अभी वो एक पॉइंट रह गया, वो जरूरी है कि हमने हमने रेंज निकाल ली, हमने प्रीमियम ले लिया, वो तो सब कर लिया। अगर मार्केट हमारे हिसाब से चली तो बहुत अच्छा, अगर नहीं चली तो क्या? तो उसके लिए मेरा एक तो ये रहता है कि मेरे जो दोनों शॉर्ट्स रहते हैं उसमें मेरे स्टॉप लॉस रहते हैं। मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं 1 वीक से ज्यादा का लॉस नहीं मैं लूंगा, तो मेरे स्टॉप लॉस उसी हिसाब से रहते हैं। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो हो गया, तो दूसरी साइड भी मैं वाइंड अप करके जितने से मार्केट मूव किया उतने से मैं पोजीशन ही मूव कर देता हूँ। अगर मार्केट 300 पॉइंट से मूव किया तो मैं 300 पॉइंट से पोजीशन ही मूव कर दूंगा मैं अपनी। और कई बार ये होता है कि मार्केट तो मूव करता है लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मतलब मार्केट अगर धीमे धीमे मूव कर रहा है, थोड़ा एक दिन, थोड़ा दूसरे दिन, थोड़ा तीसरे दिन, तो भी मैं तीसरे दिन पोजीशन में शिफ्ट कर देता हूँ अपनी। वो मैं ये रखता हूँ कि मैंने पोजीशन जहां से ली थी वहां से 300 पॉइंट से ज्यादा अगर मार्केट मूव करी आई आइदर साइड, तो मैं पोजीशन शिफ्ट कर देता हूँ मैं अपनी। क्योंकि ये रेंज में भी क्या होता है कि मान लीजिए कि मार्केट उस आपकी जो शॉर्टेड स्ट्राइक है उसके अगर आसपास भी पहुंच गया, तो प्रीमियम इतनी तेजी से राइज करते हैं कि वो फिर वहां पे पोजीशन काटने में लॉसेस बहुत होते हैं फिर उसमें। तो इसके पहले कि वो पोजीशन आए वो मैं पहले ही काट देता हूँ मैं उसको।
और ज्यादातर ऐसा जब मैं करता हूँ तो प्रॉफिट मेरे को ज्यादा ही होता है बजाय कम होने के, क्योंकि मैं जो 1% लेके मैं चलता हूँ तो वो मैं अगर वीक के बीच में मैं उसको चेंज कर देता हूँ तो कई बार वो 2-3% तक पहुंच जाता है। सो दिस इज हाउ आई, अब इसी सबको और फाइन ट्यून करने के लिए जो मैंने ये क्लासेस ज्वाइन करी हैं वो बेसिकली उसी लिए हैं, वो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो जैसे आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मनोज जी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसका बड़ा अंतर पड़ता है उसका। तो दिस इज व्हाट आई डू। हेलो जी हेलो। हाँ जी बोलिए। एक यहाँ पे दो क्वेश्चन आया था। एक जो जी FII जो है कॉल कॉल टू बाय क्यों करते हैं, बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। हम्म तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जिस दिन FII कॉल को बाय करते हैं हम्म तो उस दिन ज्यादातर केस जो है वो अपने दिशा में ही ले जाते हैं, बाइंग की ओर। और पहला जो रीजन है उनका FII बाय करने का, क्योंकि मार्केट में बायर और सेलर दोनों चाहिए। यदि FII सिर्फ सेल करेंगे तो क्या रिटेलर उनके क्वांटिटी को फुलफिल कर पाएंगे? नहीं सही कर बात, पाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो FII कॉल बाय करने का यही एक रीजन है कि वो जो है बायर और सेलर बीड आस्क को जो है एक मैच्योरिटी लेवल मेंटेन पे या फिर करते वो हैं। फुलफिल करने के मेंटेन करने के लिए बाय करते हैं। और पुट का तो आप जानते ही हैं, पुट का तो अभी पूरा हो ही गया है, जी ये जी जी। हेजिंग करने के लिए होता है। और दूसरा, आपने बताया कि ये ऑप्शन जो है माइनस है, सॉरी जीरो सम गेम है। जी तो मेरा मानना है जीरो सम गेम तो है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये माइनस सम गेम है। हम्म क्योंकि उसमें जो है 10 रुपए आपने कमाया, 10 रुपए मेरे में आया, लेकिन उसमें से 2-2 रुपए कौन ले गया? ब्रोकर ले गया। देखिए तो वो तो ऐसा है, जो चीज आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो तो कैसीनो की इंडस्ट्री में भी जैसे कहते हैं कि कैसी कि कोई अगर जीतने वाला है तो कैसीनो ही है वो, और कोई नहीं है। हाँ वो जी। इसमें कैसीनो ऑपरेटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और एक्सचेंजेस है, वो उनका तो बनता ही है पैसा। वो Sahuji, let me add स्लीपिंग one thing. या दो